महाराष्ट्र में सियासत आए दिन नया रुख अख्तियार कर रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या जनता को बीजेपी शिवसेना का गठबंधन रास नहीं आ रहा। बता दें कि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए कृषि बाजार समितियों के चुनाव में बीजेपी भले ही नंबर 1 की पार्टी बनी हो, लेकिन इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने जीत के मामले में सत्ता पक्ष बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। जहां एमवीए ने 80 से ज्यादा जगहों पर जीत का परचम लहराया है, वहीं बीजेपी शिवसेना को महज 48 जगहों पर ही जीत मिली है। ये नतीजे सामने आने के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर एमवीए भारी पड़ रही हो। इससे पहले भी इसी साल उपचुनाव में एमवीए में शामिल कांग्रेस ने कस्बा सीट पर बीजेपी को करारी मात दी। कस्बा सीट पर हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा था। साल 1995 से इसी सीट पर बीजेपी ही जीत हासिल करती आई, लेकिन इस साल कांग्रेस ने बीजेपी का किला उससे छीन लिया। वहीं शनिवार को महाराष्ट्र के 147 कृषि बाजार समितियों यानी एपीएमसी के चुनाव का रिजल्ट सामने आया। इस चुनाव में जीत के मामले में बीजेपी अव्वल रही। बीजेपी ने 40 बाजार समितियों पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरे पायदान पर एनसीपी रही। एनसीपी ने 38 जगहों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने 33 जगहों पर जीत हासिल की, जबकि चौथे नंबर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही। उन्हें 11 बाजार समितियों में जीत मिली। हैरानी की बात यह कि इस चुनाव में शिंदे की शिवसेना 5वें नंबर पर रही, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कोई खास तवज्जो नहीं मिली। जबकि शिंदे गुट ने इस चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की थी। उधर बीड में एनसीपी ने जीत का परचम लहराया है। यहाँ धनंजय मुंडे ने बहन पंकजा को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि कृषि बाजार समितियों के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। हालांकि इलाके के विधायक और मंत्री, राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने पैनल खड़े करते हैं। ऐसे में चुनाव के ये नतीजे बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये नतीजे शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है, ऐसा हम नहीं बल्कि एक प्री पोल का सर्वे कह रहा है। लेकिन बीजेपी को ये प्री पोल सर्वे दिखा तो बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी ने सर्वे को ही गलत बता दिया। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्री पोल सर्वे में अनुमान लगाया गया कि कांग्रेस 134 से लेकर 140 सीटों के साथ राज्य में सरकार बना सकती है। हालांकि बीजेपी के इस बार 10% वोट शेयर बढ़े हैं, लेकिन सीटें कम हुई हैं। प्री पोल सर्वे में राज्य में बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब इसी प्री पोल को गलत बताते हुए बीजेपी नेता बीएल संतोष ने कहा कि योगेंद्र यादव ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सर्वे कराया था। बीएल संतोष ने कहा कि ये सर्वे उस वक्त किया गया जब योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे थे। बीजेपी नेता बीएल संतोष ने सर्वे पर हैरानी दिखाते हुए कहा कि ये कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है, जो कि हकीकत नहीं है। उनकी माने तो सच में हैरान करने वाली बात है कि योगेंद्र यादव अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपनी पदयात्राओं और आंदोलनों के बीच इन सब के लिए भी समय निकालते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने योगेंद्र यादव के इस प्री पोल सर्वे के विश्लेषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्री पोल सर्वे को फर्जी बता दिया है और कहा कि योगेंद्र यादव ने पहले कर्नाटक के चुनाव को लेकर ये कहा था कि इस चुनाव पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन आज वही प्री पोल सर्वे का विश्लेषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्री पोल सर्वे कन्नड़ मीडिया इडिना द्वारा जारी किया गया है, जिस पर योगेंद्र यादव ने विश्लेषण शेयर किया है। अब इसी विश्लेषण को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए आधुनिक अधिकृत कंपनियों को आदेश दे दिया है। आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को 8 लाख से भी ज़्यादा नई और पहले से अधिक सक्षम मशीनें बनाने का आदेश दिया है। पिछले चुनाव में इस्तेमाल हो चुके लगभग 3 लाख मशीनों को प्रचलन से हटा दिया गया है। ये मशीनें संबंधित कंपनियों को वापस लौटा दी गई हैं। इन कंपनियों के मुताबिक इन मशीनों में सॉफ्टवेयर पुराने थे, लिहाजा उनमें नया और आधुनिक सॉफ्टवेयर लगाने का और अधिक सक्षम बनाने की बात की जा रही है। आयोग के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की चेकिंग सालों भर चलने वाला रूटीन कार्य होता है। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल में 70 पारुक विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल युक्त ईवीएम का प्रयोग किया गया था। पहली बार ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफ ने किया था। हनीफ ने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर एमबी हनीफ के बनाए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में दिखाया गया था।
और भारत निर्वाचन आयोग ने 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की थी। ईवीएम के औद्योगिक डिजाइनिंग सेंटर IIT बॉम्बे के सदस्य थे। भारत में ईवीएम 6 वोल्ट की साधारण बैटरी पर चलता है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में होता है। इसका संचालन में इंटरनेट की कोई भी भूमिका नहीं होती। ये बैटरी से काम करता है, कम वोल्टेज बैटरी से भी काम करता है, जिससे मतदाताओं को बिजली का झटका लगने का डर नहीं होता। एक ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में लगभग 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मतदान इकाई में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो वोटिंग के लिए पारंपरिक मतपत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के नेता तो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे दो। क्या दुर्दशा आई है। मैं जानता हूं कर्नाटका की जनता थकी हारी, कांग्रेस को नहीं, जोश से भरी बीजेपी की टीम को अवश्य चुनने वाली है। कर्नाटक में दिए पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। दरअसल सिद्धारमैया ने एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट में पीएम मोदी को चैलेंज भी किया। उन्होंने लिखा, चलो तुम और मैं दौड़ने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि कौन थक गया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करूंगा। गौरतलब है कि सिद्धारमैया ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कुछ दूरी तक दौड़ लगाई। इसी का वीडियो उन्होंने शेयर किया और पीएम मोदी को चैलेंज कर डाला। बता दें कि सिद्धारमैया ने पहले घोषणा की कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सक्रिय राजनीति में वो बने रहेंगे। कार चल रही है और बोनट पर शख्स लटका हुआ है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असल घटना है। वीडियो आया है दिल्ली से, जहां दिल्ली में एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश की गई। बताया तो ये भी गया है कि शख्स 3 किलोमीटर तक गाड़ी में लटका रहा और गाड़ी चलती रही। घटना दिल्ली के आश्रम चौक की है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात 2 कार वालों के बीच विवाद हुआ। विवाद गाड़ी में कट मारने को लेकर हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पीड़ित युवक को कुचलने के लिए गाड़ी बढ़ाई, लेकिन युवक बोनट पर चढ़ गया। इसके बाद भी आरोपी ने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि आश्रम से निजामुद्दीन दरगाह पर लगभग 3 किलोमीटर तक उसे ले गया। साइड से गुजर रही गाड़ियों ने इस घटना का वीडियो बनाया। इसी बीच पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर की टीम की नजर उस गाड़ी पर पड़ी और उन्होंने पीछा किया और गाड़ी को रुकवा दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद गाड़ी पर लटके शख्स ने मीडिया से बात की। पहले आप वो सुनिए। तो जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया है, मैं नीचे से आ रहा था महारानी बाग से। इन्होंने मेरे को 2 बार टॉर्च किया, हिट किया। मैंने अपनी गाड़ी बचाई। तीसरी बार जब इन्होंने हिट किया तो इनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे राइट साइड के दरवाजे से आके एकदम चिपकी। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुके। मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया तो इन्होंने तब भी नहीं रोकी मेरे को। फिर ये यहाँ पे निजामुद्दीन के आगे जो नीला गुम्बद है, ये वहां तक मेरे को यहाँ पर लेके आए, जो कि मैंने इससे पिछले एक पीछे बत्ती है उसके ऊपर मैंने इनको सर को आवाज मारी। ये SHO पुलिस खड़ी थी वहाँ पे। इनको जब मैंने आवाज मारी है तब ये यहाँ पे आके मेरे को इन्होंने रोका सर। नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ तक लेके जाते सर मेरे को। जी, मेरे को पुलिस की जिप्सी ने आके रोका सर यहाँ पे। जानकारी के मुताबिक जिस कार से हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई उस पर सांसद का स्टिकर लगा है, जो बिहार के एक सांसद का बताया जा रहा है। हालांकि उस वक्त वो गाड़ी में नहीं थे। ड्राइवर अकेला गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी को भी पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस तरह की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। अच्छी बात यह थी कि युवक गाड़ी के नीचे नहीं आया, नहीं तो कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती थी। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। कुछ महीने पहले हुआ कांजावाला केस भी कोई भूला नहीं होगा, लेकिन तब कई किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे लड़की घिसटती रही। उस घटना को देख देश हिल गया था। लेकिन अगर गाड़ी के ऊपर बैठा शख्स नीचे आ जाता तो बड़ी घटना घटती।
हैरानी की बात तो ये है कि कार में सांसद का स्टिकर लगा है, मतलब जो गाड़ी चला रहा था वो खुद को सांसद ही समझ रहा होगा, तभी गाड़ी 3 किलोमीटर तक रुकी नहीं। हालांकि पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर कब ऐसी घटनाएं इस तरह की अपराधी सोच रखने वाले लोगों के हौसले टूटेंगे।